So very good evening, friends. Today we will be discussing the Supreme Court judgments which were passed in 2021. But we will be covering it in a very brief manner. And we will start with the last judgment which was passed in December 2021. So this judgment was passed on 17th of December 2021. The purpose of this session is just to have a glimpse of the various issues that were raised before the Supreme Court and what was the ratio decidendum. So in this case, the issue was where the COC after due deliberation evaluated resolution plan submitted by RA. देखो इसमें क्या हुआ कि COC ने, ये केस है आपका नगैतलंग धर वर्सेस पन्ना प्रगति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, ठीक है। ये डिसाइड हुआ था आपको 17 दिसंबर 2021। अगर आप साइटेशन चाहेंगे तो मैं बाद में दे दूंगा आपको। इसमें क्या हुआ कि जो COC थी, COC ने क्या किया, आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन इन्होंने जो रेजोल्यूशन प्लान था उसको इवेल्युएट किया और फिर उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने उस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, रेजोल्यूशन प्लान को। तो उस केस में इट कैन नॉट बी सेड दैट द COC कमिटेड एनी मटेरियल इरेगुलरिटी। मतलब ये कि भाई अगर COC ने आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन रेजोल्यूशन प्लान को इवेल्युएट किया है और एक्सेप्ट करते हैं तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि भाई कोई मटेरियल इरेगुलरिटी हुई। भाई या तो ऐसा ना बिना सोचे समझे ही पास कर दिया हो तब तो कह भी सकते हैं, लेकिन अगर आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन उन्होंने किसी प्लान को एक्सेप्ट किया है तो दूसरी पार्टी, ये एक्चुअली होता क्या है, ये केसेस जाते क्यों हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी एलेज करती है जी COC ने कोई दिमाग नहीं लगाया, ऐसे ही पास कर दिया, ये कहानी। तो इसमें ये है कि अगर मान लो भाई सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा या कोई भी कोर्ट क्या देखेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या देखेगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये देखेगी कि जो प्रोसीजर थी जो RP ने या COC ने अडॉप्ट की वो फेयर थी, ट्रांसपेरेंट थी और इक्विटेबल थी, ठीक है। और जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स दे वर नॉट हार्ड प्रेस्ड, मतलब उनको कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, ठीक है ना। एंड द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स वाज हार्ड प्रेस्ड फॉर टाइम before which it had to finalize its decision. The decision of committee of creditors not to grant any further time to the resolution applicant for submission of its revised bid and finalize the resolution cannot be questioned on the ground of material irregularity। मान लो भाई COC का टाइम पीरियड मान लो खत्म हो रहा है, ठीक है भाई, हमारे पास 180 डेज है प्लस वन टाइम एक्सटेंशन 90 डेज है, अब 330 डेज है इंक्लूडिंग लिटिगेशन। तो मान लो उन COC के पास टाइम कम है, ठीक है। तो COC के पास टाइम कम है तो उस केस में क्या होगा कि भाई अगर वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को टाइम नहीं देते, ठीक है, कोई फर्दर टाइम नहीं देते फॉर सबमिशन ऑफ रिवाइज्ड बिड, ठीक है ना, और रेजोल्यूशन को फाइनलाइज कर लेते हैं तो इसमें मटेरियल इरेगुलरिटी नहीं कही जाएगी, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था इस केस में, ये जो नगैत लंगधर वर्सेस पन्ना प्रगति इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें ये हुआ था कि रेजोल्यूशन प्लान वाज अप्रूव्ड बाय कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है, आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन एंड अराइविंग एट कंसिडरेट डिसीजन ऑफ एक्सेप्टिंग रेजोल्यूशन प्लान। अब क्या इस डिसीजन को, जो COC का डिसीजन है, क्या इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, वेदर वेयर द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज वेल एज COC वाज फेयर ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। तो ये इसमें था। इसमें डिसीजन क्या हुआ, डिसीजन ये हुआ कि whether commercial wisdom of the COC has been given paramount status without any judicial intervention। भाई हम कहते हैं कि जो COC है, COC की कमर्शियल विजडम सुप्रीम है, ठीक है, तो क्या उसको पैरामाउंट स्टेटस दे दिया, ठीक है, कि कोई जुडिशियल इंटरवेंशन हो ही नहीं सकता उसमें, फॉर एंश्योरिंग कंप्लीटनेस ऑफ द प्रोसेस विद इन द टाइम लाइंस प्रेस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट। तो उन्होंने कहा यस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस। So whether it is not open to the adjudicating authority or the appellate authority to take into consideration any other factor other than the one specified in subsection 2 of section 30 or subsection 3 of section 61। तो इसमें कहा यस। इन्होंने कहा कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि whether it is not open to the adjudicating authority or the appellate authority to take into consideration any other factor other than the one specified।
तो इसमें भी कहा कि भाई इनके अलावा क्या कोई और फैक्टर कंसीडर नहीं कर सकते जो सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 में या 61 के 3 में दिए गए हैं। उन्होंने कहा यस, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी यस बोला कि ठीक है, और कोई फैक्टर भी आप कंसीडर नहीं कर सकते। तीसरा क्या बोला, whether the opinion expressed by COC after due deliberation in the meetings through voting as per voting share is the collective business decision and that the decision of COC commercial wisdom is non-justiciable except on limited grounds as are available for challenge under subsection 2 of section 30 or subsection 3 of section 61 LDS। ठीक है, तो ये तीन बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो कमर्शियल विजडम है सीओसी की ये सुप्रीम है, और आपको अगर चैलेंज करना है तो सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 में चैलेंज होगा या 61 के 3 में चैलेंज होगा। बेसिक बात इसमें ये थी। ठीक है, इसमें वही एसआर स्टील वगैरह का रेफरेंस दिया गया। तो ये जो रीसेंट केस है इसमें भी जो कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी है इट वाज हेल्ड सुप्रीम। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस हमारे पास आता है ईएस कृष्णमूर्ति एंड अदर्स वर्सेस भारत हाईटेक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि ऐसा है, थोड़ा थोड़ा जब आप पढ़ेंगे तो आपको ना आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट का व्यू है क्या। अब ये केस था क्या, इस केस में ये था कि while the adjudicating authority and appellate authority can encourage settlements, they cannot direct them by acting as court of equity। वो कहता है कि भाई आप जो है सेटलमेंट को एनकरेज कर सकते हो लेकिन आप उनको डायरेक्शन नहीं दे सकते बाय एक्टिंग एज कोर्ट ऑफ इक्विटी। क्योंकि बहुत सारे मैटर्स में ये कहा गया कि भाई जो एनसीएलटी है या एनसीएलटी है दे आर नॉट कोर्ट्स ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज एम्पावर्ड ओनली टू वेरीफाई वेदर ए डिफॉल्ट हैज अकर्ड। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देखना क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन सी है, एनसीएलटी या डीआरटी। उसको क्या देखना है, उसको सिर्फ इतना देखना है कि डिफॉल्ट हुआ है या डिफॉल्ट नहीं हुआ। ठीक है, बेस्ड अपॉन इट्स डिसीजन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मस्ट देन आइदर एडमिट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। ठीक है, उसमें क्या आता है, देयर आर ओनली टू कोर्सेज, दीज आर द ओनली टू कोर्सेज ऑफ एक्शन which are open to the adjudicating authority in accordance with subsection 5 of section 7। मतलब अगर सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगती है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास दो ही कोर्स ओपन है, या तो एक्सेप्ट करनी है या एक्सेप्ट नहीं करनी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन नॉट कंपेल ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग बिफोर इट टू सेटल ए डिस्प्यूट। तो सेटलमेंट के लिए उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते। ठीक है, if it has proceeded to do so it would be acting outside the terms of its jurisdiction under subsection 5 of section 7। हाँ ठीक है जी, तो ये कहा गया। तो जो लोग भी आते रहे आप प्लीज एडमिट करते रहिए। उस्मान रुडानी जी, पल्लवी अग्रवाल जी, मैंने गोकुल जी, मैंने आपको कोर्स बना रखा है, तो जो भी आते रहे उनको आप एडमिट करते रहिए। तो इसमें ये कहा गया कि भाई इट कैन नॉट एक्ट एज कोर्ट ऑफ इक्विटी। मेन काम उसको क्या देखना है कि भाई एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी। वो उनको एनकरेज तो कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते कि भाई आप सेटलमेंट करो। ठीक है, ये वाला केस था ईएस कृष्णमूर्ति एंड अदर्स वर्सेस भारत हाईटेक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें जजमेंट क्या आई, जजमेंट में ये कहा इन्होंने, ये सुप्रीम कोर्ट अलाउड द अपील। ठीक है, ये अपील थी ईएस कृष्णमूर्ति एंड अदर्स वर्सेस भारत हाईटेक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने इट अलाउड द अपील and it set aside the orders of NCLT/NCLAT and left open all the rights and contentions of the parties to be urged before and decided by the NCLT. Since it was inclined to restore the proceedings back to the adjudicating authority for fresh consideration, the Supreme Court observed that it was not necessary to dwell on any other aspect save and except for what weighed with the NCLT in disposing of the petition विदाउट एडजुडिकेटिंग ऑन अदर इश्यूज। बेसिकली बात इसमें यही कही गई कि भैया ऐसे है, जब एनसीएलटी के पास एक मिनट आप मुझे दीजिए, मैं जरा एक कॉल ले लूं इंपॉर्टेंट। एनसीएलटी को ये जो है रिमांड बैक कर दिया केस कि भाई ऐसा है। कई बार क्या होता है, एनसीएलटी कह देती है, एनसीएलटी कह देती है भाई आप आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो उन्होंने कहा भाई एनकरेज तो कर सकते हो लेकिन आप डायरेक्शन नहीं दे सकते कि आप आपस में कॉम्प्रोमाइज करो। ठीक है, इतना सा ही इसमें इशू था बेसिकली। तो इसमें सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगाई थी बाई फाइनेंशियल क्रेडिटर, और एनसीएलटी या एनसीएलटी ने क्या किया
कि दे रिजेक्टिंग द एपेलेंट्स पिटिशन एट प्री एडमिशन स्टेज। तो इन्होंने एडमिट नहीं की और प्री एडमिशन स्टेज पे ही उनको कह दिया कि भाई आप सेटल कर लो विद द रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो ये जो बंदा था, ये जो ES कृष्णमूर्ति, ये चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ऐसा है, ये NCLT या NCLT इनको कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं कह सकते। ठीक है, तो हैव दे फेल्ड टू एक्सरसाइज देयर जुरिसडिक्शन अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 7। ठीक है, वेदर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज एम्पावर्ड ओनली टू वेरीफाई whether a default has occurred or if a default has not occurred, and based upon its decision the adjudicating authority must then either admit or reject an application LDS। क्योंकि इनमें होता क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस जाते हैं तो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ठीक है ना, उस क्वेश्चन का ही आंसर दिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ये फ्रेम किया गया कि भैया क्या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सिर्फ यही देखना है कि डिफॉल्ट अकर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, और उस बेसिस पर ही सिर्फ एडमिट या रिजेक्ट करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, इतना ही करना है इसको, ये दे कैन नॉट एक्ट एज कोर्ट ऑफ इक्विटी। तो अब इसमें केस स्टडी ये बना सकता है कि भाई एक बंदा गया और NCLT ने उसको कह दिया कि भाई आप जो है कॉम्प्रोमाइज कर लो। ठीक है, NCLT ने भी ये कह दिया, या इस तरह से मतलब हायर अथॉरिटीज ने भी ये कह दिया, अपील में चला गया। तो अब इस केस में क्या उनको कोर्ट ऐसा कह सकता है कि भाई जो है आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। ठीक है, तो ये इसमें डिसीजन हुआ बेसिकली। तो उन्होंने कहा भाई आप कंपेल नहीं कर सकते और NCLT को ये केस दोबारा से भेज दिया। एक और केस देखते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्सेस विशाल घीसूलाल जैन। इस केस में क्या हुआ था? तो जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और विशाल घीसूलाल जैन का केस था, इसमें हुआ यह था कि द रेजिडुअरी जुरिसडिक्शन ऑफ द NCLT अंडर क्लॉज C ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 60, मतलब सेक्शन 60 हमें पता है कि सेक्शन 60 बात करता है जुरिसडिक्शन की, ठीक है ना, कि भाई कौन सी एप्लीकेशन कहां लगनी है। तो उसमें एक रेजिडुअरी क्लॉज है, ठीक है, वो क्या बोलती है, ये बोलती है क्लॉज C ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 60, it cannot be invoked if the termination of a contract is based on the grounds unrelated to the insolvency of the corporate debtor। ठीक है, तो वही कहता है कि रेजिडुअरी क्लॉज में आपकी एप्लीकेशन नहीं लग सकती अगर जो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इट इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स अनरिलेटेड टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो ग्राउंड जो है वो इंसॉल्वेंसी ही होनी चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसी ग्राउंड पर टर्मिनेट हो गया विच इज अदर देन इंसॉल्वेंसी, तो उसमें हम सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 की जो रेजिडुअरी क्लॉज है उसमें नहीं जा सकते। ये वाला केस था। ठीक है, तो क्या है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि where it is evident that the appellant had time and again informed the corporate debtor that its services were deficient। ठीक है भाई, ये केस है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्सेस विशाल घीसूलाल जैन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और इसमें केस कौन सा किसका चल रहा था, SK व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड का। ठीक है, इसमें जो एपेलेंट है, एपेलेंट कौन है इसमें, TCS। तो अगर एपेलेंट ने टाइम एंड अगेन बताया है कॉर्पोरेट डेटर को कि भाई इट्स सर्विसेज वर डेफिशिएंट एंड इट वाज फॉलोइंग फाउल ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस एंड देयर इज नथिंग टू इंडिकेट that the termination of the facilities agreement was motivated by the insolvency of the corporate debtor, and the trajectory of events makes it clear that the alleged breaches noted in the termination notice were not a smoke screen to terminate the agreement because of the insolvency of the corporate debtor. NCLT does not have any residuary jurisdiction to entertain the contractual dispute। मतलब ये कि जो contractual dispute है भाई आपका insolvency से related matter नहीं है। ठीक है, अगर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड मैटर नहीं है या फिर जानबूझ के कोई ऐसा मैटर नहीं लगाया गया तो उस केस में NCLT जो है सेक्शन 60 सब सेक्शन 5 का क्लॉज C इन्वोक नहीं कर सकता। रेजिडुअरी जो क्लॉज है उसमें जुरिसडिक्शन NCLT एज्यूम नहीं कर सकता। ठीक है, which has arisen dehors the insolvency of the corporate debtor and in the absence of jurisdiction over the dispute, the NCLT could not have imposed an ad interim stay on the termination notice। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ यह था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ये सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन C पर केस है जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर कॉर्पोरेट पर्संस। अब इसमें क्या हुआ कि जो रेजिडुअरी जुरिसडिक्शन है ऑफ NCLT
to dispose of any question of law or facts arising out in relation to the insolvency resolution. तो क्वेश्चन क्या फ्रेम किया गया? Can NCLT exercise its residuary restriction to adjudicate upon the contractual dispute between the parties? Can NCLT, in exercise of such residuary restriction, impose ad interim stay on termination of facilities agreement? Whether, where it is evident that the appellant had time and again informed the corporate debtor that its services were deficient, it was falling foul of the contractual obligation, held yes. ठीक है, तो इसमें ये कहा गया whether there is nothing to indicate that the termination of the facilities agreement was motivated by the insolvency of the corporate debtor, held yes. Whether the trajectory of events makes it clear that the alleged breaches noted in the termination notice were not a smokescreen to terminate the agreement because of the insolvency of the corporate debtor, held yes. Okay. Whether therefore the NCLT does not have any residual jurisdiction to entertain the present contractual dispute which has arisen, debtors the divorce होना चाहिए, divorce the insolvency of the corporate debtor, and in the absence of jurisdiction over the dispute, the NCLT could not have imposed an ad interim stay on the termination notice, LDS. ठीक है? अच्छा, whether the NCLT would have to be wary of interfering with the parties' contractual right to terminate the contract, yes. इन्होंने कहा कि जो contractual rights हैं parties के, अगर insolvency से related matter नहीं है, कोई deficiency of service का matter है, जो insolvency वगैरह से arise नहीं हो रहा, तो उसमें NCLT cannot assume jurisdiction. ठीक है? Whether even if the contractual dispute arises in relation to the insolvency, a party can be restrained from terminating the contract only if it is central to the success of the insolvency resolution process and the termination of the contract should result in the corporate death of the corporate debtor, held yes. ठीक है? अब इसमें हुआ क्या था कि NCLT की जजमेंट थी. NCLT ने क्या कहा? NCLT ने जो NCLT का ऑर्डर था उसमें क्या था? It stated the termination by the appellant of its facilities agreement dated इतना with SK Wheels. ये SK Wheels के साथ TCS का कोई एग्रीमेंट था जो इन्होंने टर्मिनेट कर दिया. ठीक है? अब बात ये थी कि ये जो टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट हुआ इसका इंसॉल्वेंसी से कोई लेना देना नहीं था. ठीक है ना? तो बात ये आई कि भाई क्या ये NCLT ऐसी जुरिस्डिक्शन एज्यूम कर सकती है सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन सी में? उन्होंने कहा नहीं. ठीक है? अगर इंसॉल्वेंसी रिलेटेड मैटर ही इसमें आ सकते हैं, बाकी नहीं आ सकते. ठीक. और अगला केस देखते हैं. ये है वी नागराजन वर्सेस SKS इस्पात. इसमें मैटर क्या था? वी नागराजन में मैटर ये था कि ये अपील आई थी अंडर सेक्शन 62. ठीक है? फ्रॉम द जजमेंट ऑफ NCLT, क्योंकि हमें पता है कि NCLT के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो. तो NCLT ने ये अपील को डिसमिस कर दिया था कि भाई ये बार है, बार्ड बाय लिमिटेशन. तो अपेलेंट ने the appellant had filed an appeal against the NCLT order dated itna which had dismissed the appellant's miscellaneous application in a liquidation proceeding seeking interim relief against the invocation of a bank guarantee by respondent number 10 against the corporate debtor. तो इसमें यह है कि एक जो रिस्पोंडेंट था उसकी बैंक गारंटी इन्वोक की गई. तो बैंक गारंटी इन्वोक करने के अगेंस्ट में वो NCLT में चला गया. अब NCLT ने उसकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी. ठीक है? ये जो सीथर लिमिटेड थी, इट वाज ए कॉर्पोरेट एंटिटी व्हिच इज एंगेज्ड इन इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी. ये इस चल रही थी लिक्विडेशन में. ठीक है? ये जो एपेलेंट था, एपेलेंट कौन था? मिस्टर वी नागराजन. वी नागराजन जो है इसको IRP अपॉइंट किया गया और फिर RP बनाई. ठीक है? अब इसमें क्या हुआ कि इसका सक्सेसफुल रेजोल्यूशन हो नहीं पाया, तो एपेलेंट वाज अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर. तो वी नागराजन को ही लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया गया.
जो appellant instituted proceedings under section 43 and 45, वो 43 45 मतलब PUFE transactions to avoid preferential and undervalued transactions of the CD in favor of the respondent number 1 to 4 with respect to this contract. ठीक है, लेकिन इसमें no relief was sought against respondent number 10. The appellant claims to have subsequently discovered that SKS Ispat and Power Limited and its subsidiary, they had colluded with the promoters of the corporate debtor. अभी इन्होंने ये देखा कि ये जो लिक्विडेटर था, लिक्विडेटर को बाद में पता चला कि जो SKS इस्पात एंड पावर है, ठीक है, और जो इसकी सब्सिडरी है, ये दोनों मिले हुए हैं, ये प्रोमोटर के साथ मिले हुए हैं, एंड डिफ्रॉडेड द लेटर ऑफ ओवर 400 करोड़ बाय एंटरिंग इनटू अ फ्रॉडुलेंट सेटलमेंट ऑफ ओनली रुपीज 4.58 करोड़. मतलब 400 करोड़ का मैटर इन्होंने आपस में 4.58 करोड़ में सेटल कर लिया. The appellant also alleges that the transactions form a part of ongoing investigation. इन्होंने कहा भाई ये लिक्विडेटर था, इसने बोला भाई सीबीआई का भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी. ठीक है, जो रिस्पोंडेंट नंबर 10 था, allegedly at the behest of respondent number 1 sought to invoke certain bank guarantees issued by the corporate debtor for its failure to perform its engineering services. ठीक है, the appellant filed a miscellaneous application to resist the invocation of this performance guarantee until the liquidation proceedings are concluded. तो इसमें क्या हुआ कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने बोला रिस्पोंडेंट नंबर 10 को कि भाई आप बैंक गारंटी इन्वोक कर लो फॉर फेलियर टू परफॉर्म इंजीनियरिंग सर्विसेज. तो ये जो लिक्विडेटर था, लिक्विडेटर ने एप्लीकेशन फाइल की कि भैया जब तक लिक्विडेशन प्रोसीडिंग चल रही है तब तक आप बैंक गारंटी इन्वोक मत करो. ठीक है, तो एनसीएलटी ने क्या कहा, एनसीएलटी ने कहा ये परफॉर्मेंस गारंटी है, दीज वर नॉट ए पार्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. ठीक है, तो क्योंकि सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर ही इशू आता है ना कि भाई आपने सिक्योर्ड को अनसिक्योर्ड को सिक्योर्ड कर लिया या किसी को ज्यादा सिक्योरिटी दे दी पीयूएफई ट्रांजैक्शंस में. तो एनसीएलटी ने ये कहा कि जो परफॉर्मेंस गारंटी है ये दीज आर नॉट पार्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 31 of the IBC and refused to grant an injunction against the invocation of the bank guarantee. तो इन्होंने कहा भाई ऐसा है, हम इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकते. भाई लिक्विडेटर बोल रहा है कि जब तक लिक्विडेशन प्रोसीडिंग चलती है तब तक ये इसके इन्वोकेशन ऑफ बैंक गारंटी के केस में आप इंजंक्शन ग्रांट कर दो. तो उसने बोला नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते. ठीक है, the appellant has not disputed his presence before the NCLT when this order was pronounced in open court. ठीक है, however, the appellant states that a copy of the NCLT's order was uploaded on the NCLT website only on 12th March. ठीक है, लेकिन however the uploaded order set out the incorrect name of the judicial member who had passed the order. तो फिर करेक्ट ऑर्डर आपका अपलोड हुआ 20 मार्च को. ठीक है, और इसमें ये जब ये करेक्ट ऑर्डर अपलोड हुआ तो appellant claims to have awaited the issue of a free copy and allegedly sought the free copy on 23rd March under the provisions of section 420 subsection 3 of the Companies Act. ठीक है, according to the appellant the free copy has not been issued till date. The appellant has stated that owing to the lockdown on account of COVID the appeal before NCLT was filed on 8th June. तो उसने कहा भाई मैं पहले फ्री कॉपी की वेट करता रहा, मेरे को फ्री कॉपी नहीं मिली, तो मैंने जो बीच में लॉकडाउन लग गया तो मैंने एनसीएलटी में अपील फाइल करी जून में. ठीक है, विद एन एप्लीकेशन फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर एज इट हैज नॉट बीन इशूड. क्योंकि क्या होता है जब आप अपील करते हो तो आपके पास सर्टिफाइड कॉपी भी लगानी पड़ती है. वो कहता मुझे कॉपी मिली नहीं, जब मुझे मिली नहीं तो मैं कहां से लगाऊं. ठीक है भाई, पहले तो लेट अपलोड हुई, लेट अपलोड होने के बाद में फिर जुडिशियल मेंबर का नाम गलत अपलोड हो गया, फिर करेक्टेड कॉपी 20 मार्च को हुई, मैंने फ्री कॉपी की वेट की और मैंने 23 मार्च को फ्री कॉपी मांगी, मुझे फ्री कॉपी मिली नहीं, तो इसीलिए मैं जो है इस एप्लीकेशन लगाने में अपील लगाने में लेट हो गया और मैंने अपील एनक्लेट में लगाई 8 जून को 2020 को. ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, एनक्लेट ने ये कहा कि भैया ऐसा है लिमिटेशन पीरियड जो 61 सबसेक्शन 2 में आपका अपील का लिमिटेशन पीरियड तो 30 डेज है. ठीक है ना, और 15 दिन की इसमें एक्सटेंशन हो सकती है. ठीक है ना, तो ये जो आपकी अपील है ये टाइम बार्ड है. ठीक है,
It noted that the statutory time limit of 30 days has expired and application for आपने कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन भी नहीं फाइल की, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि भाई कॉपी जो अपील जो है उसके पास सर्टिफाइड कॉपी भी लगानी चाहिए, आपने सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं लगाई। तो NCLAT observed that the appellant had not provided any evidence to prove that a certified or free copy had not been issued to him, ठीक है। In any event, IBC circumscribes the discretion to condone delays up to 15 days which had elapsed। तो उन्होंने कहा भाई 30 दिन का पीरियड होता है अपील फाइल करने के लिए, 15 दिन का एक्सटेंडेबल है, उसके बाद तो हम एक्सटेंड भी नहीं कर सकता NCLAT, ठीक है ना। Further, it noted that even on merits, there were no grounds for interference since a performance guarantee is explicitly excluded from the ambit of security interest। तो उन्होंने कहा जो परफॉर्मेंस गारंटी है ये तो जो है ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट में कवर नहीं होती, ठीक है ना, which is subject of moratorium under section 14। The appellant filed a civil appeal against this order of NCLAT on the question of limitation। अच्छा, अब इसमें जजमेंट क्या हुआ फाइनल वो देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। अब केस तो आप समझ ही गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो लिक्विडेटर ऑफ एप्लीकेशन लगा रहा है ये NCLT में भी प्रेजेंट था, ठीक है। जब इंटरिम रिलीफ इसको डिनाई किया गया था तो इसने कहा था भाई परफॉर्मेंस गारंटी इन्वोक मत करो, ठीक है। उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी कहा है, परफॉर्मेंस गारंटी पर हम इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकते उसकी इन्वोकेशन पर। और जब इसकी मिसलेनियस एप्लीकेशन डिसमिस हुई तब ये प्रेजेंट था बंदा, ठीक है। अब इन्होंने इसने कोई एफर्ट भी नहीं किया टू सिक्योर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सेड ऑर्डर, ठीक है। और जो डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ ऑर्डर है उस पर बेस किया, ठीक है ना। अब ये जो पीरियड है 30 डेज का ये एक्सपायर हो जाता है आपका 30 जनवरी को, और जो 15 डेज के बाद में तो एनक्लैट भी उसको एक्सटेंशन नहीं कर सकता। अब जो लॉकडाउन हुआ था आपका 23 मार्च से on account of COVID pandemic and the suo motu order of this court has had no impact on the rights of the appellant to institute an appeal in the proceedings and NCLAT has correctly dismissed the appeal। तो उन्होंने लिक्विडेटर की ये वाली अपील डिसमिस कर दी अंडर सेक्शन 62, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई जो 14 फरवरी को वो 45 दिन वाला पीरियड भी ओवर हो गया, आपका जो लॉकडाउन लगा है वो 23 मार्च से लगा है, ठीक है ना। तो ये वाली अपील इसमें डिसमिस कर दी। अगला केस देखते हैं। इस तरह से कोशिश करेंगे 15, 20, 30 जितने केस हो जाते हैं करें, ताकि थोड़ा सा इसके बेसिस पे ना कोई वो बना सकता है केस स्टडी। तो जब हमें इश्यूज पता चल जाएंगे, जैसे जय बालाजी इंडस्ट्रीज वर्सेस DK मोहंती एंड अनदर, ये केस क्या था देख लेते हैं। क्योंकि जब हम इन केसेस को पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में इसके साथ साथ वो प्रोविजंस भी दोबारा हमें एक बार रिविजिट करने का मौका मिलेगा। तो जय बालाजी वाले में मैटर क्या था कि वेयर इन रिलेशन टू ए डिफॉल्ट डिसमिसल देयर हैड नॉट बीन एनी एडजुडिकेशन ऑन मेरिट्स एंड द प्रेयर फॉर रिस्टोरेशन इज पेंडिंग कंसिडरेशन, the insolvency resolution process at the instance of an operational creditor under section 9 cannot be put into operation without a final decision on the prayer for restoration। अब वो ये कहता है कि the fact of moving an application for restoration of appeal under section 37 of the Arbitration and Conciliation Act and bringing it to the notice of the operational creditor is sufficient to bring the matter within the four corners of pre-existing dispute। भाई इसमें क्या है कि मान लीजिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में कोई एप्लीकेशन मूव की गई है फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अपील, ठीक है, और ऑपरेशनल क्रेडिटर को ये बता भी दिया गया, तो इसका क्या मतलब है कि डिस्प्यूट जो है वो प्री एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो एज टू इफेक्टिवली निगेट एनी अटेम्प्ट बाय द ओसी टू सीक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन।
क्योंकि अगर कोई भी अपील पेंडिंग है हमारी, तो उस केस में आप इसमें एप्लीकेशन नहीं लगा सकते आईबीसी में. The real issue is about the pre-existing dispute as regards the money sought to be claimed by the OC, and when pendency of the appeal is admittedly answering to the description of pre-existing dispute, its default dismissal would only be regarded as partial eclipse. ठीक है? Which momentarily, हाँ एक मिनट, हाँ जी. तो ये जो एपेलेंट था ना, जय बालाजी इंडस्ट्रीज, ये क्या था? ये आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स का ये जो था, ये मैन्युफैक्चरर था. ठीक है? और जो रिस्पोंडेंट था, ये कंपनी थी, इट वाज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ सेलिंग आयरन ओर. ठीक है? अब इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ. अब इन्होंने कहा कि भाई आपको माल हम सप्लाई करेंगे. ठीक है? तो अब इसमें डिस्प्यूट हो गया पार्टीज के बीच में रिगार्डिंग सप्लाई एंड पेमेंट. ठीक है? तो उसमें उनके जो एग्रीमेंट था उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज थी. इन्होंने आर्बिट्रेशन क्लॉज इन्वोक की और मैटर जो है आर्बिट्रेशन में चला गया. ठीक है? 2 आर्बिट्रल अवार्ड्स आ गए इसमें. ठीक है? इन फेवर ऑफ द एपेलेंट, whereas the respondent company was held liable to make payment. तो उस केस में रिस्पोंडेंट कंपनी को ये कहा गया कि भैया आप इतनी पेमेंट करो. ठीक है? रिस्पोंडेंट कंपनी ने इसको चैलेंज कर दिया रिगार्डिंग द लीगैलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द अवार्ड्स. ठीक है? लेकिन ये जो है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया. अब ये फिर मैटर चले गए, रिस्पोंडेंट कंपनी ने अपील फाइल कर दी अंडर सेक्शन 37. ठीक है? अब ये अपील पेंडिंग रही. ठीक है? एंड द सेम वर डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द एपेलेंट देयरइन. ठीक है? दैट इज द रिस्पोंडेंट कंपनी. तो ये कंपनी जो है, जिसने जो ओसी था, ये कंपनी आई नहीं, तो वो जो अपील थी वो डिसमिस हो गई. अब ये जो रिस्पोंडेंट कंपनी थी, इन्होंने क्या किया? दे मूव्ड रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अपील्स. ठीक है? और ये एप्लीकेशन अलाउ हो गई हाई कोर्ट से. ठीक है? कि भाई हमारी अपील जो है वो रिस्टोर कर दो, आपने जो डिसमिस कर दी है. ठीक है ना? क्योंकि उन्होंने सफिशिएंट कॉज दे दिया फॉर नॉन अपीयरेंस कि भाई हम क्यों नहीं आए. तो ये जो है, ये अपील रिवाइव हो गई और अभी पेंडिंग है. लेकिन इन द मीन टाइम एंड बिफोर सच रिस्टोरेशन ऑफ अपील्स, द appellant sent 2 separate demand notices. अब इसने क्या किया कि डिमांड नोटिस दे दिया. एक मिनट, मैं जरा एक कॉल ले लूं, इंपॉर्टेंट कॉल. अब एक तरफ तो ये बंदा कह रहा है कि भाई मेरी अपील को रिस्टोर कर दो, जो ओसी है. दूसरी तरफ ये सेक्शन 8 में डिमांड नोटिस दे रहा है. ठीक है ना? कि फॉर द अपील्स हैविंग बीन डिसमिस्ड बाय द हाई कोर्ट. एक तो रिस्टोरेशन ऑफ अपील के लिए कह रहा है. ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा अल्टीमेटली, वो देख लेते हैं. इन्होंने कहा कि ये प्री एग्जिस्ट करता है डिस्प्यूट. जब प्री एग्जिस्ट करता है तो फिर नेचुरली फिर आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते आईबीसी में. लेकिन देख लेते हैं क्या डिसीजन रहा अल्टीमेटली. तो इन्होंने कहा जो एनक्लेट का ऑर्डर है, एनक्लेट का ऑर्डर सही है. और जो है अपना the NCLAT has rightly set aside the order passed by NCLT and has rightly closed the proceedings against the respondent company. There is absolutely no reason to consider any interference. इसमें यह भी कहा गया कि भाई ऑन द वेरी डे ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, जब इसने सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फाइल की ओसी ने, अपील्स वर इंडीड रिस्टोर्ड बाय द हाई कोर्ट. जो इसने अपील रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगाई थी ओसी ने, वो अपील भी उसी दिन ही रिस्टोर हो गई थी. तो NCLAT took note of the fact that the application, though sworn on 29th February
were filed only on 2nd March. ठीक है, thus a wishful attempt of the appellant to use the default dismissal of appeals for initiation of CIRP had also lost its ground on the date of फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, क्योंकि जो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन है आपकी, उस डेट को आपकी अपील रिस्टोर हो चुकी है। रिस्टोर कौन सी? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में। तो जब आप आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में जाना चाह रहे हो, इसका मतलब आपका तो डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है। तो जब डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है तो सेक्शन 9 वाली एप्लीकेशन एडमिट नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये वाला ऑर्डर था। सर ये जो सेक्शन 37 आर्बिट्रेशन की एप्लीकेशन है वो रिस्टोरेशन के बारे में है कि सेक्शन 37 से समथिंग एल्स? भाई देखो, ऐसा होता है, सेक्शन 37 तो क्या कहता है? सेक्शन 37 बेसिकली ये कहता है कि बेसिकली वो अपील की बात करता है कि आप अपील, जो आर्बिट्रेशन वाला, आर्बिट्रेशन में क्या है कि अगर आर्बिट्रेशन, एक तो ये है कि भाई आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन में कोई मैटर पेंडिंग है, दूसरा ये है कि आपको आर्बिट्रल अवार्ड आ गया लेकिन आपने अपील नहीं फाइल करी। इस केस में तो क्या हुआ, इन्होंने अपील फाइल की थी लेकिन अपील इनकी डिसमिस हो गई थी। फिर इन्होंने रिस्टोरेशन के लिए अप्लाई किया। ओसी ने एक तरफ रिस्टोरेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ सेक्शन 9 में एप्लीकेशन डाल रहे हैं। जिस दिन सेक्शन 9 की एप्लीकेशन डाली उसी दिन ही इनकी अपील भी रिस्टोर हो गई। उन्होंने कहा जब आपकी अपील रिस्टोर हो गई इसका मतलब तो डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है ना आपका। Right, but section 37 is particularly about the restoration of application, or it says something else, any other point? वो हमें देखना पड़ेगा, वो तो कोई बात नहीं, सेक्शन 37 में आप देख लीजिएगा, उसको खास बात नहीं। ठीक। सर एक डाउट सर, आप पूछिए। If the restoration has not been accepted, then that section 9 application might be filed. Yes. Then वो उसने भी प्ली यही लिया था। उसने प्ली पता क्या लिया, उसने क्या किया, उसने, ये मैं बताता हूं आपको। लास्ट दिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना ये बात कि भाई जब आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन है उसी दिन ही जो है एप्लीकेशन रिस्टोर भी हो चुकी है। एक मिनट में वो चीज पढ़ के बताता हूं आपको। The NCLAT took note of the fact that the applications though sworn on, क्योंकि क्या होता है एप्लीकेशन में ना जो स्वीरिंग इन डेट होती है, वेरीफाइड ऑन दिस डेट, वो डाली गई 29 फरवरी। ठीक है, और ये रिस्टोर हुई थी, एप्लीकेशन एक्चुअली फाइल हुई 2 मार्च को, और 2 मार्च को ही रिस्टोरेशन का भी ऑर्डर आ चुका था। तो वो कह रहा है thus a willful attempt of the appellant to use the default dismissal of appeals for initiation of CIRP had also lost its ground on the date of filing of the application. तो जो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन है उस दिन तो आपकी अपील रिस्टोर हो चुकी है, तो वो चीज उसका भी आप प्ली नहीं ले सकते। भाई 29 को तो एक्चुअली डिसमिस थी ना, वो 29 को रिस्टोर नहीं हुई थी। एफिडेविट उसने दिया 29 फरवरी का, लेकिन जो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन थी वो थी 2 मार्च। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हाईलाइट, ये एलसीएलटी ने भी बोला यही बात। बेसिकली क्या है कि कोई भी अगर आर्बिट्रेशन में मैटर पेंडिंग है, अपील है, ये अपील से भी आगे बढ़ गए, अपील डिसमिसल होने के बाद भी रिस्टोरेशन ऑफ अपील पे चला गया है केस। और देखते हैं, तो मुझे लगा कि ये हमें 10-20 केस डिस्कस कर लेने चाहिए, ठीक रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं और रीसेंट जजमेंट्स है सारी। ये 1 अक्टूबर 2021 की जजमेंट है। अब अगला देखते हैं, राजेंद्र नरोत्तम दास शेठ एंड अनदर वर्सेस चंद्र प्रकाश जैन एंड अनदर। ये क्या केस है? इसमें ये है कि जनरल ऑथराइजेशन गिवन टू एन ऑफिसर ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर बाय मींस ऑफ ए पावर ऑफ अटॉर्नी। कई बार क्या होता है बैंक्स में ना जनरल एक ऑथराइजेशन दे देते हैं कि भाई ये एजीएम है या जो सीजीएम है, ये कोई भी केस फाइल कर सकता है। तो इस केस में क्या था कि जनरल ऑथराइजेशन गिवन टू एन ऑफिसर ऑफ द एफसी by means of power of attorney would not disentitle such officer to act as the AR of the financial creditor while filing an application under section 7 merely because the authorization was granted through a power of attorney.
ठीक है. So where officer of the FC has been given general authorization by the bank with respect to all the business and affairs of the bank, including commencement of legal proceedings before any court or tribunal with respect to any demand and filing of all necessary applications in this regard, such authorization having been granted by way of a power of attorney pursuant to a resolution passed by the bank's board of directors on 6th December 2008 does not impair officer's authority to file an application अंडर सेक्शन 7. मतलब अगर किसी के पास जीपीए है बैंक की तरफ से कि भाई कोई भी लीगल प्रोसीडिंग में वो फाइल कर सकता है, तो वो सेक्शन 7 वाली एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता है. Therefore, an application filed by an authorized person on behalf of the financial creditor and the objection of the appellant on the maintainability of the application on this ground is untenable. तो कई बार क्या होता है, दूसरी पार्टी चैलेंज कर देती है जी स्पेसिफिकली इस बात की तो ऑथराइजेशन है नहीं कि ये वाली एप्लीकेशन फाइल करो सेक्शन 7 की. तो कहता है अगर जनरल भी ऑथराइजेशन है तो भी सेक्शन 7 की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है. ये केस था. इतना ही है, मेरे ख्याल इसको और ज्यादा पढ़ने की तो जरूरत है नहीं. ठीक है ना. आगे देखते हैं. ये है केएन राजकुमार वर्सेस वी नागराजन. इसमें क्या केस था? इसमें ये था कि विड्रॉल ऑफ लॉ को स्क्रीन पे भी दिखा दीजिए. कौन सा जो अभी आप पढ़ रखी है सर, नागराजन वाला. सर जी ऐसा है तो मैं किताब से पढ़ रहा हूँ ना. अच्छा अच्छा, ठीक ठीक. तो किताब एक्चुअली मैं कोई पीपीटी तो बना रखी ना. क्या होता है जल्दी जल्दी ज्यादा पढ़ लेंगे, अगर वो हाँ नहीं, सही बात में पढ़ेगा बहुत देर लग जाएगी. ये बात कई बार आपका रफ्तार पकड़ नहीं पाते, इसलिए हम भी सोचे ठीक है, कोई बात. तो ये जी केएन राजकुमार वर्सेस वी नागराजन एंड अदर्स. इस केस में क्या हुआ, इसमें ये कहा कि विड्रॉल ऑफ सीआईआरपी लीड्स टू सीओसी एंड आरपी बिकमिंग फंक्टस ऑफिशियो. पास्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम विल बी इनफ्रक्चुअस. ठीक है. तो अगर सीआईआरपी विड्रॉ हो जाए तो ये दोनों ही, मतलब जो सीओसी है और जो आरपी जो है वो, तो आफ्टर द विड्रॉल ऑफ सीआईआरपी प्रोसीडिंग्स द पावर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर वर हैंडेड ओवर टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. क्योंकि क्या होता है जब सीआईआरपी खत्म हो जाती है, ठीक है ना, तो पावर चली जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास. एंड फ्रॉम दैट डेट आरपी एंड सीओसी इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेट डेटर हैड बिकम फंक्टस ऑफिशियो. मतलब अब ये मतलब खत्म हो गई इनकी पावर्स. तो एनसीएलटी इज एंटाइटल्ड टू विड्रॉ द एप्लीकेशन admitted under section 7, 9, 10 on an application made by the applicant with the minimum approval of 90% voting share of the committee of creditors. मतलब देखो, मान लो एक एप्लीकेशन लगा दी, ठीक है, सेक्शन 7 की, 9 की या 10 की. हमें मालूम है कि सेक्शन 12A में क्या होता है, 12A में आप विड्रा कर सकते हो विद 90% मेजोरिटी. तो अगर एप्लीकेशन विड्रा हो गई तो नेचुरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रीइंस्टेट हो जाएंगे. जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रीइंस्टेट हो जाएंगे, अब होता क्या है, जैसे ही एप्लीकेशन एडमिट होती है भाई आईआरपी अपॉइंट हो जाता है, वो सीओसी भी बना देता है कई बार. ठीक है, मान लो आईआरपी भी अपॉइंट हो गया, सीओसी भी बन गई, पर इधर विड्रॉल की एप्लीकेशन लग गई, विड्रॉल की एप्लीकेशन एडमिट हो गई, तो ये दोनों तो बेकार हो गए ना, आईआरपी, आरपी और सीओसी. ठीक है ना. तो दे मस्ट बी डिसमिस्ड हैविंग. भाई अब तुम घर को चलो, अब तुम ये थोड़ी कि इसकी यहाँ पर ही बैठे रहोगे. तो वो कहता है कि सेटलमेंट ऑब्लिक विड्रॉल ऑफ सीआईआरपी प्रोसीडिंग्स. ठीक है. तो प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन एंड डिसीजन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड रेजोल्यूशन प्रिंसिपल वेदर वैलिड लॉ आफ्टर द विड्रॉल ऑफ सीआईआरपी एंड ट्रांसफर ऑफ पावर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो इन्होंने कहा नहीं, कि इनके अगेंस्ट में भी अगर कोई प्रोसीडिंग चला रखी है, क्या होता है कि डायरेक्टर्स भी इनके अगेंस्ट में केस कर देते हैं, आरपी के अगेंस्ट में, सीओसी के अगेंस्ट में. उन्होंने कहा ये जब सीआईआरपी ही विड्रॉ हो गई तो कहानी खत्म. तो इनके अगेंस्ट में भी आप कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो नहीं चला पाओ. इसमें जो कॉर्पोरेट डेटर था, कॉर्पोरेट डेटर जो है ये था, इसके पास बहुत सारा बिजनेस था, शुगर डिस्टिलरी, फ्लोर मिल वगैरह. ठीक है. अब जो डी रामजी था, डी रामजी जॉइंट द कॉर्पोरेट डेटर एज ए जूनियर असिस्टेंट. ठीक है. अब इसको सैलरी नहीं मिल रही थी डी रामजी को. इसने क्या किया, इसने कहा भाई ऐसा है, मेरे को मेरा डिजाइन एक्सेप्ट कर लो, और इसने कहा भाई मेरे सैलरी के ड्यूज को सेटल कर लो.
ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेट डेटर ने कहा यार तुम सर्विस में बने रहो। ही कंटिन्यूड टू डू सो ऑन ए सैलरी व्हिच वाज मच लेस देन द वन ही वाज एंटाइटल्ड। तो जितनी सैलरी थी उसके कम पे भी वो काम करता रहा। अल्टीमेटली ये ऑफिशियली रिटायर हो गया 49 साल की सर्विस के बाद। ठीक है, अब फरवरी 15 में क्या हुआ कि मैनेजमेंट चेंज हो गया। इट वाज टेकन ओवर बाय वन सबश्री रियलिटी लिमिटेड। तो इन्होंने जो थी शेयर होल्डिंग खरीद ली पुराने वाले प्रोमोटर्स की। और डी राम जी का ये कहना है कि जो नई मैनेजमेंट है डिसओन्ड इटसेल्फ फ्रॉम द एडमिशन ऑफ प्रीवियस मैनेजमेंट पर्टेनिंग टू सेटलमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ सैलरी। ये कहने लगा जी मेरे को तो सैलरी पुरानी वाली भी लेनी है। उन्होंने कहा भाई हमारे को कुछ नहीं पता, हम तो नए आए हैं, तुम्हारा पुराने वाले के साथ क्या एग्रीमेंट था हमें क्या पता। ठीक है, तो राम जी ने क्या किया, ये सेक्शन 271 का नोटिस दे दिया। ठीक है, रेड विद सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ऑफ द आईबीसी। मतलब ये एम्प्लॉय था तो एम्प्लॉय में इसने सेक्शन 8 का नोटिस दे दिया कि भैया ऐसा है, मेरे को तो आउटस्टैंडिंग ड्यूज लेने 2 करोड़ 60 लाख रुपए और इंटरेस्ट लेना है 8% का। ठीक है, तो अब जब उसने तो कंपनी ने पैसे देने नहीं थे तो इसने क्या किया, डी राम जी ने सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फाइल कर दी। ठीक है, जो दो दूसरे एम्प्लॉयज थे उन्होंने भी सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फाइल कर दी। ठीक है ना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने डी राम जी की एप्लीकेशन एडमिट कर ली। ठीक है, और सीआईआरपी इनिशिएट कर दी कॉर्पोरेट डेटर के। ठीक है, एक पी श्रीराम को आईआरपी अपॉइंट कर दिया और मॉरिटोरियम डिक्लेयर हो गया। ठीक है, एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में जो कॉर्पोरेट डेटर था, जो नया मैनेजमेंट था, उन्होंने अपील फाइल कर दी एनसीएलटी में। ठीक है, और एनसीएलटी ने क्या कहा, एनसीएलटी ने अपील अलाउ कर दी कॉर्पोरेट डेटर की और वो जो एनसीएलटी का ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया। NCLT had also recorded the assurance given by the corporate debtor that they will be paying 3 years arrears of salary to the 3 employees, including Ramji, who had initiated CIRP proceedings against the corporate debtor. तो NCLT ने अपने ऑर्डर में ये भी लिखा कि भाई ये कॉर्पोरेट डेटर ने एश्योरेंस दिया है कि हम ये 3 एम्प्लॉयज हैं, इनको 3 साल के एरियर भी देंगे। ठीक है, अब क्योंकि एनसीएलटी के सामने इन्होंने इंश्योरेंस दे दिया था तो जो सीडी था इन्होंने 2 डिमांड ड्राफ्ट बना दिए। ठीक है, और उसको दे दिए कितने, 18,50,000 रुपए का डी राम जी को। अब एक और एक्स एम्प्लॉय था, ठीक है ना, उसको भी इन्होंने डिमांड ड्राफ्ट इशू किया। On failure by the corporate debtor to comply with the demand notice, एन सुब्रमण्यम एक और एम्प्लॉय था, उसने भी एप्लीकेशन फाइल कर दी सेक्शन 9 की। ठीक है, एनसीएलटी ने उसकी एप्लीकेशन एडमिट कर ली। ठीक है, अब दोबारा सीआईआरपी शुरू हो गई। ठीक है, क्योंकि जो पहले वाले की सीआईआरपी शुरू हुई थी वो बाद में एनसीएलटी को एश्योरेंस दे दिया कि भाई हम इनको एरियर दे देंगे। एरियर देने के बाद में इसने जो है अपना वो विड्रॉ हो गई। अब हुआ क्या कि दूसरे एक को दे दिया डीडी, दूसरे को नहीं दिया, इसने दोबारा सेक्शन 9 का नोटिस दे दिया, दोबारा सीआईआरपी शुरू हो गई एनसीएलटी के थ्रू। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, दोबारा ये एनसीएलटी में एप्लीकेशन अपील फाइल की और एनसीएलटी ने अलाउ कर दी अपील ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। और इन्होंने कहा कि भाई इनका तो डिस्प्यूट पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अबाउट एरियर्स ऑफ सैलरी, and that N Subramaniam had not explained the delay from the year 1998 to 2016. इन्होंने कहा भाई ऐसा तो मेरे को ये सैलरी नहीं मिल रही थी तो तुमने पहले तो कभी डिस्प्यूट रेज किया नहीं। ठीक है, अब एन सुब्रमण्यम सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी का जो ऑर्डर वो सेट असाइड कर दिया और एनसीएलटी की जजमेंट जिसमें सीआईआरपी इनिशिएट की थी वो उसको रिस्टोर कर दिया। ठीक है, अब डी राम जी जो था, डी राम जी had also filed an application for permission to file an appeal which came to be rejected by this court by the same judgment and order dated इतना। डी राम जी ने भी अपील फाइल कर ली, डी राम जी को तो पैसे मिल चुके थे। ठीक है, इन द मीन टाइम जो सबश्री रियलिटी लिमिटेड जो मेजर शेयर होल्डर था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सिविल अपील फाइल कर दी बिफोर सुप्रीम कोर्ट। क्या कहा कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ये एन सुब्रमण्यम के साथ। ठीक है,
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर लो, ठीक है। दे ग्रांटेड लिबर्टी टू सेटल एप्लीकेंट टू अप्रोच सीओसी फॉर सेटलमेंट अंडर सेक्शन 12A ऑफ द आईबीसी, ठीक है। तो एनसीएलटी ने डायरेक्टेड आरपी टू कन्वीन ए मीटिंग। एनसीएलटी ने आरपी को कहा कि भाई आप सीओसी की मीटिंग बुला लो, ठीक है ना, consisting of the members who constituted COC originally in the year 2017, ठीक है। अब इस डिसीजन के अगेंस्ट में जो अस्टवाइल डायरेक्टर था कॉर्पोरेट ऑफ द कॉर्पोरेट डायरेक्टर KN राजकुमार, इन्होंने अपील कर दी बिफोर एनक्लेट, और ये जो अपील थी ये डिसमिस हो गई, एनक्लेट ने डिसमिस कर दी, विच इंटर्न हैज बीन चैलेंज्ड सिविल अपील। ये भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सीओसी ने क्या कहा, सीओसी ने कह दिया भाई हम सीआईआरपी विड्रा करते हैं, ठीक है। भाई एनसीएलटी ने सीआईआरपी शुरू कर दी थी, तो अब चाहे सीआईआरपी शुरू हो गई हो, अगर सीओसी चाहे तो अगर वो कर सकते हैं ना विड्रा, तो इन्होंने क्या किया, यूनानिमसली रिजॉल्व कर लिया कि भाई हम सीआईआरपी विड्रा करते हैं, ठीक है ना, इनिशिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो एनसीएलटी ने जो विड्रॉल ऑफ सीआईआरपी की एप्लीकेशन थी वो एडमिट कर ली, और आरपी को कहा कि भाई आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेजमेंट जो है दे दो, ठीक है। अब एप्लीकेशन filed by D. Ramji seeking to set aside the resolution passed in the 8th, thereby approving the withdrawal initiated against was dismissed by NCLT having been rendered infructuous। तो क्या हुई, hence appeal। अच्छा, अब हुआ क्या इसमें, अल्टीमेटली देख लेते हैं। एम्प्लॉयज का झगड़ा है बेसिकली, अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन क्या हुआ वो मैं बता देता हूँ आपको। इन्होंने कहा भाई जहां तक डी राम जी की बात है, ठीक है, इसको तो पहले ही पैसे मिल चुके हैं, ठीक है ना। व्हेन द अपील फाइल्ड बाय द कॉर्पोरेट डायरेक्टर केम टू बी अलाउड बाय एनसीएलटी, वी फाइंड दैट एनसीएलटी has rightly held that from the date of the order dated after the withdrawal of CIRP, the powers and management of the corporate director were handed to the directors of the corporate director, and from that RP and COC in relation to the corporate director had become functus officio. NCLT has rightly disposed of the application filed by D. Ramji having rendered infructuous. ये थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। वो कहता है जब भाई जब सेक्शन 7 की एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है तो ये पावर्स किसके पास आ जाती हैं, आरपी और सीओसी के पास, ठीक है। आरपी को पब्लिक नोटिस देना होता है, क्लेम्स इनवाइट करने होते हैं, ठीक है ना, और जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो अपने प्लान सबमिट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स प्रोवाइडेड इन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है। जो रेजोल्यूशन प्लान है ये आरपी और सीओसी उनको देखते हैं, ठीक है ना, और सीओसी और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के बीच में जो भी नेगोशिएशन होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं while paying dues of the financial creditors as well as operational creditors, ठीक है ना। तो the corporate debtor is revived and is made an ongoing concern. After COC approves the plan, the adjudicating authority is required to arrive at a subjective satisfaction that the plan conforms to the requirements. Only thereafter the adjudicating authority can grant its approval to the plan. It is at this stage that the plan becomes binding on the corporate debtor, its employees. Okay. The legislative intent behind this is to freeze all the claims so that the resolution applicant starts on a clean slate and is not flung with any surplus claims, surprise claims. If that is permitted, the very calculation on the basis of which the resolution applicant submits his plan would go haywire and the plan would be unworkable. इन्होंने कहा कि भाई जो कॉर्पोरेट डेटर है, जो नया मैनेजमेंट है, they have already settled the issue with the erstwhile financial creditors who have resolved to withdraw the CIRP proceedings. ठीक है, and by virtue of withdrawal of CIRP proceedings, the corporate debtor now is a going concern. जहां तक डी रामजी की अपील की बात है, we have already observed कि जो NCLT का ऑर्डर था allowing the appeal filed by the corporate debtor, it had admittedly not been challenged by D. Ramji.
in pursuance of the assurance given by before NCLAT और डी राम जी को 18,50,000 रुपए उन्होंने दे भी दिया था towards arrears of salary. The application for permission to file an appeal filed by D Ramji before this court has been rejected by this court. ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई डी राम जी को पैसा मिल चुका है, इन्होंने अपनी प्रोसीडिंग्स विड्रॉ कर ली हैं, तो इसलिए हमें इस मामले में कोई भी दम नहीं लगता है. अगर उनके अगेंस्ट में कोई पास्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो दे विल बी रेंडर्ड इनवैलिड, बेसिकली है. एक और केस देखते हैं, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड वर्सेस अनिल कोहली आरपी. इस केस में क्या हुआ? इसमें ये हुआ नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, ये 14 सितंबर 2021 की जजमेंट है. क्या बोला इसमें? कंसिडरिंग द स्टैट्यूटरी प्रोविजन कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 61 which provides that delay beyond 15 days in preferring the appeal is uncondonable. ठीक है, the same cannot be condoned even in exercise of powers under article 142 of the constitution. उन्होंने कहा भाई देखो 30 दिन का पीरियड है, 30 दिन, ये 61 सबसेक्शन 2 में वो कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद, 15 दिन तक का ही एक्सटेंशन हो सकता है, 15 दिन के बाद एक्सटेंशन जो है वो अनकंडोनेबल है. ठीक है, तो ये आर्टिकल 142 इन्वोक करने के बाद भी कंडोन नहीं हो सकता. ठीक है, एक केस में क्या हुआ कि 44 डेज का डिले था इन प्रेफरिंग द अपील. ठीक है, which is beyond the period of 15 days which maximum could have been condoned. It cannot be said that the appellant tribunal has committed any error. तो 15 दिन से ज्यादा का डिले वो कहता है सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकता आर्टिकल 142 के हिसाब से भी. ठीक है, इतना ही बात है इसमें कि अपील फाइलिंग का, क्योंकि उसने कंडोन नहीं किया तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये वाली चीज हम भी नहीं कंडोन कर सकते. एबिक सिंगापुर वर्सेस सीओसी ऑफ एडुकॉम सॉल्यूशंस. ये देखते हैं क्या हुआ इसमें. केस तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, लेकिन मेन पॉइंट हमें देख लेना चाहिए उसमें है क्या. This is in our syllabus, sir. कौन सा ये एबिक्स सिंगापुर वर्सेस एडुकॉम लिमिटेड है? Yeah. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का. हाँ, तो ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा देते हैं. क्या बोलता है इसमें? इसमें बोलता है the existing insolvency framework provides no scope for effecting further modifications or withdrawals of the COC approved resolution plan at the behest of the successful resolution applicant once the plan has been submitted to the adjudicating authority. भाई एक बार जो प्लान जो है अगर सबमिट हो गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, तो उसके बाद में कोई उसको मॉडिफाई करने का और विड्रॉल्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान एट द behest ऑफ द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वंस द प्लान हैज बीन सबमिटेड, वो कहता कोई इसमें स्कोप नहीं है. द एग्जिस्टिंग इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स नो स्कोप फॉर इफेक्टिंग फर्दर मॉडिफिकेशंस और विड्रॉल ऑफ द सीओसी अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान. एक बार सीओसी ने प्लान अप्रूव कर दिया तो आप उसमें मॉडिफिकेशन या विड्रॉल नहीं कर सकते. ठीक है, एक बार सबमिट हो गया. A submitted plan is binding and irrevocable as between COC and successful resolution applicant. तो दोनों के लिए बाइंडिंग है वो. It is like Ramban. हाँ, a submitted plan is binding and irrevocable as between COC and the successful resolution applicant in terms of section 12A and regulation 30A. ठीक है, and the residual powers of the adjudicating authority under the code cannot be exercised to create procedural remedies which have substantive outcomes on the process of insolvency. तो उसमें कहा कि फ्रेमवर्क जो है, फ्रेमवर्क में सिर्फ विड्रॉल ही अलाउड है, विड्रॉल फ्रॉम द CIRP प्रोसेस. ठीक है, जो 12A में दिया गया है आपका. Enabling withdrawals or modifications of the resolution plan at the behest of the successful resolution applicant, तो वो जो है वो कहता है ये अलाउड नहीं है. क्योंकि अगर हम एक बार रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाए, सबमिट हो गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, अब हम उसका मॉडिफिकेशन या विड्रॉल अलाउ कर दें, तो इट वुड क्रिएट अनदर टियर ऑफ नेगोशिएशंस
which will be wholly unregulated by the statutes. ये बात है। वो कहता है ऐसा कोई इसमें प्लान ही नहीं है। So Supreme Court dismissed appeals, observing that it would be for the court to recognize that whilst it has declared the position in law to not enable a withdrawal or modification of a successful resolution applicant after its submission, long delays in approving the resolution plan by the adjudicating authority affect the subsequent implementation of the plan. The NCLT and NCLAT should endeavor to strictly adhere to the timelines. भाई वो भी बहुत ज्यादा टाइम ना ले ले कि रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई स्कोप नहीं है बाद में विड्रॉल का या मॉडिफिकेशन का। भाई एबिक्स ने बोला ना, एबिक्स ने बोला कि भैया इसकी जो इसको एक्सपीडाइट करो रेजोल्यूशन को, कि भाई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वो जो इसको मैनेजमेंट या कंट्रोल मिल जाएगा, क्योंकि वो एकेडमिक ईयर वाइज चलता है ना। तो इन्होंने कहा कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ न्यू एकेडमिक ईयर academic session in India, that is April 8, 2018, subject to being selected as the successful applicant. ठीक है? As you are aware, the operations of the company are already under stress, and it would be safe to assume that no new contracts customers are coming up. Further, the competitors of the company may be trying to take undue advantage of the situation, which may further erode the business value of the company and may make the revival process more difficult. कि भाई आप इतना इसमें डिले कर रहे हो, ठीक है ना? तो एक बार हमारा जब प्लान अप्रूव हो गया तो जल्दी करो, नहीं तो हमें विड्रॉ करने की परमिशन दो। कहानी इसमें ये है। इन्वेस्टिगेशन इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एडुकॉम। तो 3 अप्रैल को एन इंडियन ऑनलाइन न्यूज पब्लिकेशन द वायर पब्लिश्ड एन आर्टिकल टाइटल्ड हाउ एडुकॉम मे हैव सबवर्टेड द स्पिरिट ऑफ इंडियाज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेस। So another article titled Educom's insolvency process becomes murkier as ABIX buys smart class educational services was published by the Wire on 26th April. So the ERP has stated before this court that based on these reports, IFC, a financial creditor of Educom, filed the IFC application under section 60 subsection 5. तो ये यहाँ पर इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के पे एलिगेशंस लगे। तो एमसीए ने क्या किया, एमसीए ने के सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को बोला कि भाई इनके अफेयर्स को आप इन्वेस्टिगेट करो। तो एबिक्स ने जो है विड्रॉल एप्लीकेशन फाइल कर दी, फर्स्ट विड्रॉल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 ऑफ द आईबीसी फॉर द फॉलोइंग रिलीफ्स। क्या बोला? डायरेक्ट दैट द लर्नेड आरपी सप्लाई ए कॉपी ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑडिट टू द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। कि भैया जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हमारा कर रहे हो हमें भी कॉपी दो जो एडुकॉम का कर रहे हो। डायरेक्ट दैट द लर्नेड आरपी सप्लाई ए कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन, जो आपने पीयूएफई ट्रांजैक्शंस के लिए जो आपने लगाई है एप्लीकेशन, उसकी भी कॉपी दो हमारे को, ठीक है? और विदहोल्ड अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान सैंक्शनड बाय सीओसी, जो आपकी सीओसी ने अप्रूव कर दिया हमारा रेजोल्यूशन प्लान, उसको भी विदहोल्ड कर लो, ठीक है? पेंडिंग डिटेल्ड कंसीडर, क्योंकि हमें दोबारा देखने दो उस प्लान को। एंड ग्रांट द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट sufficient time to re-evaluate its proposals contained in the resolution plan and also to suitably revise / modify and or withdraw its resolution plan. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? आपने एक बार सबमिट कर दिया तो कर दिया, आप उसको विड्रॉ या मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन एनसीएलटी और एनसीएलटी को भी जल्दी टाइमली एक्शन लेना चाहिए। फिर सेकंड विड्रॉल एप्लीकेशन लगाई इन्होंने, थर्ड विड्रॉल एप्लीकेशन लगाई। एनसीएलटी ने क्या कहा? एनसीएलटी ने जो थर्ड विड्रॉल एप्लीकेशन थी ना उसको अलाउ कर दिया।
NCLT held that the application for withdrawal was not barred by res judicata, since in the previous proceeding related to the first withdrawal application, it had not consciously adjudicated on whether the resolution plan could be withdrawn. ठीक है? तो एनसीएलटी ने क्या कहा? एनसीएलटी ने कहा कि भाई रेजोल्यूशन प्लान बाइंडिंग कब होता है? बाइंडिंग तब होता है once it is approved by the adjudicating authority. ठीक है ना? क्योंकि adjudicating authority को पावर है कि whether the resolution plan can be effectively enforced and implemented, and in the present circumstances an unwilling successful resolution applicant would be unable to effectively implement. वो कहता है ये तो अभी से नाराज हो रहा है, ये कह रहा है मेरे को मॉडिफाई करने दो या विड्रा करने दो, तो ये इंप्लीमेंट कहाँ से करेगा? ठीक है ना? तो इन्होंने इसकी जो थर्ड एप्लीकेशन थी उसको अलाउ कर दिया एनसीएलटी ने. ठीक है. एनसीएलटी ने क्या किया? एनसीएलटी सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी. तो एनसीएलटी ने अलाउ किया था विड्रॉल, लेकिन एनसीएलटी ने उसको रिवर्स कर दिया. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हो तो आपने देख ही लिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई नहीं, हम ऐसे अलाउ नहीं कर सकते. ये फिर पूरा इसका सबमिशंस वगैरह है. ये एक इंपॉर्टेंट बात ये कही कि टर्म्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान आर नॉट सफिशिएंट टू इफेक्ट विथड्रॉल्स और मॉडिफिकेशंस आफ्टर इट्स सबमिशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. इन्होंने कहा आईबीसी में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है. कंक्लूजन क्या दिया है? कंक्लूजन ये दिया, the court is cognizant that the extraordinary circumstances of COVID would have had a significant impact on the business of the corporate debtor and upon the successful resolution applicants whose plans may not have been sanctioned by the adjudicating authority in time for myriad reasons. भाई कोविड की वजह से सब चीजें डिले हो रही थी, ठीक है ना? बट जो legislative intent है of the statute, it cannot be overridden by the court to render outcomes that can have a grave economic implications which will impact the viability of the IBC. ठीक? उन्होंने कहा जो रेजिडुअल पावर्स है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, they cannot be exercised to create procedural remedies which have substantive outcomes on the process of insolvency. तो उन्होंने कहा सिर्फ विड्रॉल अलाउड है, लेकिन ये आप उसमें मॉडिफिकेशन या जो विड्रॉल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान है वो अलाउड नहीं है. इन दी ऑब्जर्वेशंस द रिपोर्ट, इन्होंने पूरा चार्ट बनाया फिर कि भाई कब कब ये एज वाइज पेंडिंग केसेस इन एनसीएलटी कितने कितने देर से पेंडिंग है. ठीक है, 180 डेज से ज्यादा के पेंडिंग है 2177 केसेस सेक्शन 7 की एप्लीकेशन. सेक्शन 9 की एप्लीकेशन 4202 पेंडिंग है. सेक्शन 10 की एप्लीकेशन 455 पेंडिंग है. तो बताया कि भाई बहुत पेंडिंग है इसमें. So in its observation, the report noted that a delay in the resolution process with more than 71% cases. उन्होंने कहा 71% केसेस में तो 180 डेज से ज्यादा में डिसीजन हो रहा है. ठीक है ना? तो it is in deviation of the original objective and timeline for CIRP that was envisaged by the IBC. उन्होंने कहा भाई सब केसेस में तो 180 प्लस ही चल रहा है 71% केसेस में. The delays were attributable to the NCLT taking considerable time in admitting CIRPs, late and unsolicited bids by the resolution applicants after the original bidder becomes public upon passage of the deadline for submission of the plan. ये भी important है. वो कहता है कि भाई जब ओरिजिनल बिडर पता चल जाता है सबको, फिर क्या करते हैं, दूसरे लोग बिड लगा देते हैं. The late and unsolicited bids by the resolution applicant after the original bidder becomes public upon
passage of the deadline for submission of the plan and multiplicity of litigation and the appellate processes to the NCLAT and the Supreme Court. ठीक है, ये जो inordinate delays है, they cause commercial uncertainty, degradation in the value of the corporate debtor. ठीक है ना, तो इन्होंने कहा कि भाई we urge NCLT और NCLAT को भी to be sensitive to the effect of such delays on the insolvency resolution process and be cognizant that adjournments hamper the efficacy of the judicial process. उन्होंने कहा भाई एनसीएलटी और एनसीएलटी को भी थोड़ा हिम्मत करनी चाहिए और जितने भी पेंडिंग है उनको क्लियर करना चाहिए. ठीक है, बट वी कैन नॉट लेट द प्रेजेंट इंसॉल्वेंसी regime meet the same fate. तो ये जो अपील थी एबिक्स की वो उन्होंने डिसमिस कर दी. अगला केस देखते हैं. अगला केस है जी अंजलि राठी एंड अदर्स. अंजलि राठी एंड अदर्स में क्या हुआ? अंजलि राठी एंड अदर्स वर्सेस टुडे होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड. इसमें ये कहा कि भाई वेयर द रेजोल्यूशन प्लान इज सेट स्टिल टू बी अप्रूव्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. भाई अगर अभी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है ना, इट वुड नॉट बी appropriate for the court to issue direction that the personal properties of the promoters be attached in view of the provisions contained in the resolution plan. ठीक है, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, अभी रेजोल्यूशन प्लान तो अप्रूव हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ तो it would not be appropriate for the court to issue direction that the personal properties of the promoters be attached in view of the provisions contained in the resolution plan. ये जो पिटिशनर थे कौन थे? अंजलि राठी एंड अदर्स. ये क्या थे? ये होम बायर्स थे एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में गुड़गांव में. ठीक है, अब इनका क्या ग्रीवांस था कि भाई प्रोजेक्ट जो है डेवलपर ने अबंडन कर दिया, तो इन्होंने ये चले गए कंज्यूमर फोरम में. ठीक है, और ये कंज्यूमर फोरम ने इनका जो अपील थी वो अलाउ कर दी. 1 मिनट जी, मैं ये ले लूं. हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए. अजीत से बात नहीं हुई थी आपकी? कहाँ पर है अजीत? अच्छा, नहीं हमारे ऑफिस में. कहाँ पर है? आपके ऑफिस में? ओके ओके. नहीं बात नहीं, मेरे अकाउंट में तो पैसे इतने रखता ही नहीं मैं इलेक्ट्रॉनिकली पैसे ना, मैं करता ही नहीं ऑनलाइन ना ना ना. मैं तो पता क्या, मैं तो अजीत के थ्रू ही ऑनलाइन ट्रांसफर कराता हूँ. वो तो जब ट्रांजैक्शन करनी होती है तभी ट्रांसफर करते हैं, वैसे करते नहीं. अकाउंट में पैसे नहीं रहते. तो मैं अपने पास तो ऑनलाइन बैंकिंग रखता ही नहीं. मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कुछ नहीं, ऑल कैश. वो तो आपको ही किसी पार्टी के थ्रू कराना पड़ेगा. उस पार्टी को बोल दो जो सप्लायर है, उससे पैसे लेने नहीं आपने, उससे करा दो, क्या दिक्कत है? वो जो इस पे बायर था उससे बाहर बात कर लो, बेस्ट रहेगा. हाँ, वो एक्चुअली किसी पार्टी का कोई मामला फंसा हुआ है उस चक्कर में. तो रिकॉर्डिंग तो ऑन ही है मेरे हिसाब से, है ना? हाँ ठीक है. तो इसमें क्या हुआ, ये जो थे ये चले गए अपने कंज्यूमर फोरम में. कंज्यूमर फोरम ने क्या कहा कि कंज्यूमर फोरम ने ऑर्डर दे दिया कि भाई इनकी मनी को रिफंड कर दो. ठीक है, और उसमें ये भी कहा था कि भाई अगर टाइम पीरियड में नहीं देंगे तो 14% इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है,
अब एक्सिक्यूशन प्रोसीडिंग्स लगा दी पिटिशनर्स ने, ठीक है, और ये जो कंज्यूमर डिस्प्यूट फोरम था इन्होंने नोटिस इशू कर दिया, ठीक है, pertaining to other home buyers in the same housing project. अब ये जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट था ये टुडे होम्स, ये चले गए हाई कोर्ट में, ठीक है, और ये दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जो कंज्यूमर फोरम था उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में स्टे दे दिया, ठीक है। अब ये जो एक्सिक्यूशन प्रोसीडिंग्स थी ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम ने ये एडजर्न कर दी, अच्छा। अब अल्टीमेटली जो नेशनल डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम था इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई ये पैसा तो दे नहीं पाया, ठीक है ना, तो इनको कहते हैं भैया ये आप 2 हफ्ते के अंदर पैसा दो, ठीक है, अदरवाइज जो मिस्टर अजय सूद है डायरेक्टर इसको जेल में भेजो और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनकी ये अटैच करो, ठीक है, और जो डिक्री वाला अमाउंट है वहां से रिकवर करो, ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर तभी इफेक्ट होगा जब दिल्ली हाई कोर्ट का जो है डिसाइड कर लेता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है इसके अगेंस्ट में, ठीक है ना। अब 1 जुलाई को क्या हुआ, 1 जुलाई को नोटिस वाज इशूड इन एसएलपी एंड द ऑर्डर ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट वाज स्टेड। तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में भी स्टे हो गया और द कोर्ट वाज इन्फॉर्म्ड दैट 7 पिटिशनर्स हैव सेटल्ड देयर डिस्प्यूट एंड दैट इज सेटलमेंट। उन्होंने कहा भाई 7 आदमियों का 7 पिटिशनर्स का डिस्प्यूट सेटल हो चुका है और बाकियों का भी जो है वो सेटलमेंट होना लाइकली है। और इन द मीन टाइम क्या हुआ, एनसीएलटी में जो है ये जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट था इन्होंने प्रोसीडिंग शुरू कर दी अंडर सेक्शन 9 बाय एन ऑपरेशनल क्रेडिटर। सीआईआरपी शुरू हो गई, मॉरेटोरियम लग गया। Actually, this home alert is a financial creditor. हाँ At that बिल्कुल, time, हाँ होम बायर, यस यस, हाँ हाँ। लेकिन ये एप्लीकेशन किसी और ने लगाई, ये एप्लीकेशन ओसी ने लगाई ना, ये होम बायर तो गया था कंज्यूमर फोरम में, तो कंज्यूमर फोरम ने एक्सिक्यूशन ऑर्डर भी दे दिया था और पर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था वो, ठीक है। अब हाई कोर्ट का जो स्टे था ये वेकेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इन द मीन टाइम एक ओसी पहुंच गया एनसीएलटी में और वहां पर सीआईआरपी शुरू हो गई। अब बात ये है कि भाई अगर किसी कंपनी की सीआईआरपी शुरू हो गई और उधर से कोर्ट ने क्या ऑर्डर दे रखा है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम ने, कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज को अटैच करो, तो क्या प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है सीआईआरपी में? क्वेश्चन ये है इसमें, ठीक है ना। तो काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स अर्ज्ड that this court should at present stage direct that the personal properties of the promoters be attached in view of the provisions contained in the resolution plan which have been extracted earlier। तो resolution plan में क्या कहा गया, resolution plan में वो ये कहा गया कि भाई ऐसा है, ये resolution plan अभी अप्रूव होना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब रेजोल्यूशन प्लान अभी अप्रूव नहीं हुआ तो इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस कोर्ट टू इशू ए डायरेक्शन ऑफ दैट नेचर, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ तो कोर्ट ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता कि भाई इनकी प्रॉपर्टी आप अटैच करो। So where the resolution plan is set still to be approved by the adjudicating authority, it would not be appropriate for the court to issue direction that the personal properties of the promoter be attached in view of the provisions contained in the resolution plan, ठीक है। तो रेजोल्यूशन प्लान में इससे रिलेटेड कुछ मैटर होगा, पर्सनल प्लान से रिलेटेड देख लेते हैं रेजोल्यूशन प्लान में भी क्या लिखा है। रेजोल्यूशन प्लान में क्या लिखा है देखते हैं।
ये लिखा है रेजोल्यूशन प्लान में, ये बात लिख के गई है. हाउएवर द erstwhile मैनेजमेंट, promoters, de jure or de facto shareholders, managers, directors, officers, employees, workmen, or other personnel who were in charge on or before CIRP commencement date of today homes shall continue to be liable for all the liabilities, claims, demand, obligations, penalties, etc. arising out of any proceeding, inquiries, investigation, order, show cause notices, including those arising out of any order passed by NCLT or any other court, whether civil or criminal. ठीक है, इन्होंने रेजोल्यूशन प्लान में लिख दिया था कि भाई जो भी प्रोसीडिंग CIRP कमेंस होने से पहले किए हैं उसके लिए एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स लायबल होंगे. तो उन्होंने कहा जब इसमें ऐसा लिख दिया गया है और इनकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली है तो आप इनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट का ऑर्डर दो CIRP में भी. जब अभी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ पर उन्होंने खुद लिख के दे दिया. इसमें क्या लिख के दे दिया कि भैया जो भी इंचार्ज थे ऑन और बिफोर CIRP कमेंसमेंट डेट वो लायबल रहेंगे. इसका मतलब डायरेक्टर अपनी लायबिलिटी मान रहे हैं एग्जिस्टिंग केसेस में, और एग्जिस्टिंग एक केस में लायबिलिटी इनकी ये कह दिया गया है जो NCDRC है कि भाई इनकी प्रॉपर्टी अटैच कर लो तो करो अटैच. बात ये है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब तक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं होता तब तक हम अटैच नहीं कर सकते. एक केस देखते हैं क्या है, कौन सा है, के Bowett इंजीनियरिंग लिमिटेड वर्सेस ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर. इसमें क्या कहा गया, ये 10 अगस्त 2021 को डिसाइड हुआ. इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया so long as a dispute truly exists in fact and is not spurious, hypothetical or illusory, the adjudicating authority has no other option but to reject the application. इसमें कहा गया अगर डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है तो आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि IBC में क्या है कि अगर डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है तो सेक्शन 9 वाली एप्लीकेशन आप एडमिट नहीं कर सकते. ठीक है, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट द नोटिस बाय द कॉर्पोरेट डेटर मस्ट ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिस्प्यूट. और भाई या तो ये अगर कॉर्पोरेट डेटर को नोटिस जाता है सेक्शन 8 का तो या तो ये बताए कि भैया कि डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है या फिर ये कोई सूट या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पेंडिंग है. ठीक है ना. तो ऑल दैट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू सी एट दिस स्टेज इज whether there is a plausible contention which requires further investigation and the dispute is not a patently feeble legal argument or an assertion of fact unsupported by evidence. अगर बिल्कुल ही बेकार की बात है तो अलग बात है, अदरवाइज अगर लगता है कि भाई कुछ भी प्लॉसिबल कंटेंशन है जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो उस केस में आप एप्लीकेशन एडमिट नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन इस स्टेज पे ये देखना जरूरी नहीं है कि भाई डिफेंस सक्सीड करेगा या नहीं करेगा. The court also cannot go into the merits of this dispute except to the extent indicated above. ठीक है, thus where the amount which was paid to the appellant K. Bowett by the respondent overseas was paid on behalf of Manchkor from the funds released to overseas by Axim Bank on behalf of Manchkor, it cannot be said to be dispute which is spurious. फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स इसमें ये थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट LOC दी थी किसको, टू द रिपब्लिक ऑफ सूडान थ्रू एक्सिम बैंक फॉर कैरिंग आउट मशकोर शुगर प्रोजेक्ट इन सूडान. तो कोई मशकोर शुगर प्रोजेक्ट लगना था सूडान में, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे एक्सटेंडेड डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, टू द रिपब्लिक ऑफ सूडान थ्रू एक्सिम बैंक. इसमें दो ट्रेंचेस में जाना था, $25 मिलियन और $125 मिलियन. फर्स्ट ट्रेंच जो थी ये एक्सिक्यूट हो गई. ठीक है, अब 11 अक्टूबर को क्या हुआ, ये जो मशकोर शुगर कंपनी थी सूडान की, दे एंटर्ड इन एग्रीमेंट विद रिस्पोंडेंट ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर अलायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. क्या कहा, फॉर $, इतना टू बी फाइनेंस्ड बाय एक्सिम बैंक. As per the said agreement, Mashkor was to nominate a subcontractor. A subsequent agreement
मस्कौर ने पहले एग्रीमेंट साइन किया था ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। और मस्कौर में इस एग्रीमेंट के हिसाब से इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर नॉमिनेट करना था, तो इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर आइडेंटिफाई किया, ये के बोवेट इंजीनियरिंग लिमिटेड, ठीक है। और एमओयू साइन हो गया मस्कौर, ओवरसीज और के बोवेट के बीच में। इसमें क्या कहा गया, the MOU provided that the contract has to be governed by the law of Sudan, ठीक है। और इसमें तीनों पार्टीज की जो रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको भी इन्होंने डिफाइन कर दिया। फिर उसी डेट को एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन ऑल द थ्री पार्टीज। अब जो ओवरसीज थी, ओवरसीज कौन था, ओवरसीज था आपका अच्छा, तो ओवरसीज ने क्या कहा कि भाई मस्कौर को बोला तुम रिलीज करो भाई फर्स्ट ट्रांच ऑफ एलओसी टू ओवरसीज, एंड ओवरसीज ने जो है वो जो सब कॉन्ट्रैक्टर था उसको पैसे दे रहे थे, ठीक है ना, ऐसा ही होता ना कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो एक्सिम बैंक इन्फॉर्म्ड ओवरसीज दैट एन अमाउंट ऑफ इतना हैड बीन रिमिटेड टू इट्स बैंक अकाउंट। ओवरसीज ने क्या किया, ओवरसीज ने कंफर्म कर दिया मस्कौर को अबाउट रिसीट ऑफ फंड्स, और कह दिया भाई हम के बोवर्ड को पैसा दे देंगे बैंक गारंटी देने पे। के बोवर्ड ने बोला कि भाई इट हैड सबमिटेड नेसेसरी गारंटीज टू मस्कौर, इन्होंने कहा भाई हमने बैंक गारंटी किसको दी, मस्कौर को, ठीक है। और मस्कौर के एडवाइस पे ही ओवरसीज ने के बोवर्ड को पेमेंट कर दी, ठीक है। अब इसमें एक्सचेंज रेट वगैरह का कुछ डिस्प्यूट आ गया, तो के बोवर्ड ने मस्कौर को कहा कि भाई that it ought to have been paid more amount in Indian rupees, तो इनको तो ज्यादा अमाउंट मिलना चाहिए था क्योंकि एक्सचेंज रेट वगैरह का कुछ डिस्प्यूट हो गया। तो जब सेकंड ट्रांच की बात आई तो ओवरसीज ने एक्सिम बैंक को बोला कि भाई पार्शियल अमाउंट आप के बोवेट को ही दे दो, ठीक है भाई, कुछ हमें देना है आपने, कुछ इनको देना है। So it appears in the meantime there were certain exchange of communication between Ministry of External Affairs and the Sudan government. So Ambassador of Sudan to India addressed to the Minister of State of External Affairs and advised to terminate the contract of Mashkor with overseas and in turn to appoint K Bovet as a contractor. इन्होंने कहा भाई ओवरसीज के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो और के बोवेट को ही प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर बना दो, ठीक है। उन्होंने कहा एक्सिम बैंक को हम जो है डायरेक्टली के बोवेट को रिलीज कर देंगे सर्कमस्टांसेस जो फंड्स है। तो मस्कौर ने क्या किया, मस्कौर ने जो ओवरसीज के साथ जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर था उसके साथ एग्रीमेंट जो है अपना टर्मिनेट कर दिया। ओवरसीज ने एक सिविल सूट फाइल कर दिया बॉम्बे कोर्ट में फॉर सीकिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और एक ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन भी ले लिया फॉर अपॉइंटिंग के बोवेट कि भाई के बोवेट को आप कॉन्ट्रैक्टर मत अपॉइंट करो, ठीक है, इंजंक्शन ऑर्डर ले लिया इसके। मस्कौर ने क्या किया, मस्कौर ने बताया के बोवेट को भाई ये डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, और कि भाई ये जो अमाउंट आपने रिसीव किया है फ्रॉम ओवरसीज इट वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाईज टू बी मेड टू मस्कौर फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब आपस में इनका कुछ डिस्प्यूट था, कहानी ये थी। तो बात ये है कि वो डिस्प्यूट है नहीं है इसके ज्यादा आपको मेरिट्स में नहीं जाना है, अगर डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है तो आपको जो है एप्लीकेशन आप एडमिट नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली क्या कहा, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीएलटी हैड राइटली रिजेक्टेड द एप्लीकेशन ऑफ ओवरसीज after finding that there existed a dispute between K Bovet and overseas, and as such an order under section 9 of the IBC would not have been passed, ठीक है। NCLAT की जजमेंट को रिवर्स कर दिया, NCLT ने सेक्शन 9 की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी, NCLAT ने एडमिट कर ली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि NCLAT has patently misinterpreted the factual as well as legal position and erred in reversing the order of NCLT and directing admission of Section 9 application. Pratap Technocrat and others versus Monitoring Committee of Reliance. ये क्या केस है देखते हैं. जो प्रताप टेक्नोक्रेट वाला केस है, इसमें क्या कहता है कि भाई once the requirement of the code have been fulfilled, the adjudicating authority and the appellate tribunal are duty bound by the discipline of the statutory provisions. ठीक है, वो कहते हैं कि भाई इनको कोर्ट ऑफ इक्विटी एक्ट नहीं करना है. Neither the adjudicating authority nor the appellate tribunal have an uncharted jurisdiction in equity. The jurisdiction arises within and as a product of a statutory framework. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई jurisdiction which has been conferred upon the adjudicating authority in regard to approval of resolution plan is statutorily structured by subsection 1 of section 31. ठीक है, jurisdiction में इनको देखना क्या है, इनको सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 की कंडीशंस देखनी है बस. ठीक है, कि वो फुलफिल हो गई कि नहीं हो गई. तो ये जुरिस्डिक्शन स्टैट्यूटरीली डिफाइंड है, रिकॉग्नाइज्ड है और कन्फर्ड है. ठीक है, ये कोई इक्विटी की जुरिस्डिक्शन नहीं है. तो ये तो सेक्शन 30 सबसेक्शन वो देखो खत्म. और जो एपिलेट अथॉरिटी है उसको क्या देखना है, उसको 61 सबसेक्शन 3 की कंडीशन देखनी है. बस इतना ही देखना है, इसके आगे नहीं देखना. ये एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील थी अंडर सेक्शन 62. जो रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड थी ये था सीडी. ठीक है, जो एपेलेंट थे ये थे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स. कौन थे, प्रताप टेक्नोक्रेट प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, ये ओसी थे. तो एनसीएलटी ने क्या किया था, एनसीएलटी अप्रूव्ड द रेजोल्यूशन प्लान फॉर्मुलेटेड इन द कोर्स ऑफ सीआईआरपी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. और एनसीएलटी ने भी जो है उस ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया था. तो इस कंपनी की जो सीआईआरपी शुरू हुई थी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, इट वाज इनिशिएटेड बाय एन ऑर्डर डेटेड 15th May 2018 ऑफ द एनसीएलटी. तो सीआईआरपी जब इनिशिएट हुई तो एनसीएलटी ने एडमिट कर ली थी एप्लीकेशन. ठीक है ना, और इसके अगेंस्ट में अपील हो गई एनसीएलटी में. तो एनसीएलटी वेकेटेड द स्टे ऑन द सीआईआरपी एंड द अपील वाज विथड्रॉन. ठीक है, तो सीआईआरपी दोबारा शुरू हो गई, फ्रेश पब्लिक अनाउंसमेंट हुई. अब इसमें क्या हुआ, जो आरपी था, आरपी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स. तो 15 इसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए और प्रोविजनल लिस्ट इसकी प्रिपेयर हुई. तो जो आरएफआरपी था, रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान, वो जितने भी प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट थे उनको इशू किया गया टुगेदर विद इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स. इनको मिले थे 4 लोगों से रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से. भारतीय एयरटेल से मिला था, रिलायंस डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक वीएफएसआई होल्डिंग्स और एक यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन. ठीक, तो अल्टीमेटली ये जो इसका रिलायंस डिजिटल प्लेटफॉर्म का रेजोल्यूशन जो प्लान था ना, इसको इन्होंने कहा कि प्रेफर्ड रेजोल्यूशन प्लान है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिबिलिटी, वायबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेबिलिटी. तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिटेड ए रिवाइज्ड प्लान एंड अपॉन ड्यू वेरिफिकेशन इट वाज डिक्लेयर्ड एज सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. एंड ये 100% अप्रूवल से अप्रूव भी हो गया. ठीक है, एलओआई भी इशू कर दिया गया, देन इशूड बाय द आरपी which the resolution applicant unconditionally accepted.
तो एनसीएलटी ने क्या कहा, एनसीएलटी ने कहा कि कुछ पीरियड इसमें एक्सक्लूड किया गया था। एक तो जो पीरियड ऑफ स्टे था वो, एक एक्सटेंशन वगैरह, अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। अब इन्होंने एप्लीकेशन लगाई फॉर अप्रूवल। ये जो फाइनेंशियल टर्म्स थी ये सारी इसके अंदर डिस्कस की गई। इन्होंने ये बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे आप पेमेंट करो, ठीक है, एनसीएलटी ने। मतलब ये कोर्ट ऑफ इक्विटी बन गए एक किस्म से ना, एनसीएलटी कोर्ट ऑफ इक्विटी बन गए। इन्होंने कहा ये आप इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। और ये जो अपेलेंट थे इन्होंने एनसीएलटी का डिसीजन चैलेंज कर दिया, अप्रूविंग द रेजोल्यूशन प्लान एंड अपील बिफोर द एनसीएलटी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा, ये जो प्रताप टेक्नोक्रेट थे, इन्होंने कहा द अपेलेंट्स वर केप्ट अनअवेयर ऑफ द सीआईआरपी एंड नो डिटेल्स वर प्रोवाइडेड बाय द आरपी एज रिगार्ड्स द डिस्पोजल ऑफ द फंड टुवर्ड्स देयर क्लेम्स। लेकिन एनसीएलटी ने अपील को रिजेक्ट कर दिया, तो अब ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक एस्पेक्ट जो इन्होंने डिस्कस किया वो क्या था, इज इन रिलेशन टू द इंक्लूजन ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हेल्ड बाय रिलायंस भूटान लिमिटेड इन रिलायंस रियलिटी लिमिटेड इन डिटरमिनिंग द लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, it has been clarified in the affidavit filed by the insolvency professional in pursuance of the order of this court that under the IBC and its regulations the RP appointed two registered valuers in accordance with ठीक है ना, to carry out the valuation of the corporate debtor and to determine the liquidation value at fair value। ठीक है, ये COC के सामने रख दी। The submission of the appellant that the realizable value from these preference shares is excluded from the liquidation value of the corporate debtor has been rebutted by a specific clarification contained in the monetary committee's affidavit, which was filed in these proceedings. As a matter of fact, the realizable value for the corporate debtor on account of any proceeds realized from the preference shares held by its subsidiary is included in the determination of the liquidation value of the corporate debtor. This statement in the affidavit is duly supported by relevant excerpts. Yes, फिर इसमें एसआर स्टील का भी रेफरेंस दिया गया। उसमें क्या कहा गया, ये एसआर स्टील की रेफरेंस था, इसको छोड़ दो। अल्टीमेटली इन्होंने क्या कहा, कंक्लूजन ये दिया कि भाई इन द प्रेजेंट केस द रेजोल्यूशन प्लान हैज बीन ड्यूली अप्रूव्ड बाय ए रिक्विजिट majority of the COC. Whether or not some of the financial creditors were required to be excluded from the COC is of no consequence once the plan is approved by a 100% voting share of the COC. उन्होंने कहा जब प्लान ही 100% से अप्रूव हो गया तो कुछ को एक्सक्लूड करते या ना करते ये ज्यादा कॉन्सिक्वेंस की बात नहीं है। ठीक है, the jurisdiction of the adjudicating authority was confined by the provisions of section 31(1) to determine whether the requirement of section 30 subsection 2 have been fulfilled। ठीक है, तो अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड है सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 वाली, तो फिर ये जो डिसीजंस हैं एनसीएलटी और एनसीएलटी का, दे आर इन कंफर्मिटी विद द लॉ। तो ये जो इसकी एप्लीकेशन इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी प्रताप टेक्नोक्रेट की।
तो उसने लगाया भाई ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा भाई जब अप्रूव हो गया 100% मेजोरिटी से, तो इन्होंने क्या करना है। तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। कुछ केसेस आज हमने देखे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से हमें डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?